स्टूडेंट, मैं अतुल लाकर आज की इस वीडियो में आपको थर्मोडायनामिक्स सब्जेक्ट के जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूं उसका नाम है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसे हम डायरेक्शनल लॉ भी बोलते हैं। क्यों इसको डायरेक्शनल लॉ बोलते हैं, इस चीज़ को आज हम डिटेल में समझेंगे। इस टॉपिक पर भी बच्चों के बहुत सारे डाउट रहते हैं और बहुत सारे बच्चे जो है इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। व्हाट इज कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, व्हाट इज क्लॉसियस स्टेटमेंट, लो ग्रेड एनर्जी क्या होती है, हाई ग्रेड एनर्जी क्या होती है, थर्मल रिजर्वायर्स क्या होते हैं इसके अंदर, देन उसके बाद इसी के अंदर हम पढ़ते हैं एंट्रोपी क्या होती है। तो इन सब चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये टॉपिक है। इसके अंदर ही आप जो है इफिशिएंसी के बारे में आप स्टडी करते हैं। देन इसी के अंदर जो है आप सीओपी है ना, ये क्या होता है इस चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए, नोट करते रहिए। बहुत कुछ जो है आप नया सीखने वाले हैं। और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आप लोगों के लिए जो है हार्ड वर्क कर रहा हूँ, तो आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तो जैसे कि हमने थर्मोडायनामिक्स सब्जेक्ट के अंदर हम डिफरेंट वैरायटी ऑफ लॉज जो है उनको पढ़ रहे हैं। पहले हमने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा, उसके अंदर हमने कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में स्टडी की। देन उसके बाद फर्स्ट लॉ पढ़ा हमने, उसके अंदर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में जनरली स्टडी हमने की। उसके बाद स्टडी स्टेट एनर्जी इक्वेशन जो कि ओपन सिस्टम के लिए हमने डिस्कस किया था, तो उसके अंदर हमने कंजर्वेशन ऑफ मास की स्टडी की। आज जो है हम सेकंड लॉ पढ़ेंगे जिसके अंदर हम डायरेक्शनल लॉ जो है जिसे हम बोलते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो इसको आप एंड तक जरूर देखिए। बात करते हैं सबसे पहले कि जो फर्स्ट लॉ था है ना, उसमें क्या कमियां रह गई थी जिसके कारण कि जो है सेकंड लॉ ने उसको फुलफिल किया। इस चीज के बारे में भी हम पहले देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट लॉ की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं वही चीज डिस्कस करूंगा क्योंकि ये लिमिटेशंस है, एक तरीके से आप ऐसा बोल सकते हो फर्स्ट लॉ की लिमिटेशंस है ना। ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है, फर्स्ट लॉ जो है उसकी लिमिटेशंस क्या है। जनरली लिमिटेशंस है ना, फर्स्ट लॉ लिमिटेशंस तो है क्या, सबसे पहले हम देखते हैं। पहले लिख भी देता हूं पूरा इसका। देखिए जो आपका फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, एस्टैब्लिश्ड इक्विवेलेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ हीट used and the mechanical work, ठीक है। मतलब हमें फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स ये बताता है कि हमने जितना हीट दिया उतना ही उसने वर्क आपको प्रोड्यूस करके दे दिया। जनरली सिंपल सा हमें ये बताता है द नेट हीट ट्रांसफर इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर, जो कि मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। थर्मोडायनामिक्स सब्जेक्ट हमें इतना बताता है, ठीक है। हमें थर्मोडायनामिक्स सब्जेक्ट ये नहीं बताता कि ये जो आप कंडीशन किस कंडीशन में ये जो है आपको नेट हीट जो है नेट वर्क में ट्रांसफर हो पा रहा है या फिर कुछ हीट जो है वो लॉस हो रही है क्या, है ना। तो जनरली ये फिजिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस नॉट गिव्स, जनरली फिजिबिलिटी नहीं बताता है जनरली। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जनरली हमें क्या बताता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एस्टैब्लिश्ड इक्विवेलेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ हीट यूज्ड, कितनी क्वांटिटी ऑफ आपने हीट यूज की और वर्क प्रोड्यूस किया, सिंपल सा। लेकिन आपने कितनी क्वांटिटी हीट दी और कितना आपको वर्क मिला, इसके बारे में जनरली ये नहीं बताता है ना। किस कंडीशन पे जो है ये काम करता है, जैसे कि रिमेनिंग जो हीट है वो हम एटमॉस्फेयर जो है या उसमें जो है लॉस हो जाती है जनरली, बची हुई जो हीट है, या जो आपका सिस्टम है जो भी इंजन है जनरली वो भी तो उसको चलाने के लिए भी तो कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना। तो आप 100% जो इफिशियंसी है, 100% किसी भी सिस्टम की इफिशियंसी वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। मतलब आप जो है अगर पूरा हीट दो और पूरा जो है आपको वर्क मिले, ऐसा इम्पॉसिबल है जनरली। ये हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जनरली बताता है, इन चीज़ों को फुलफिल करता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्या चीज़ नहीं बताता, बट डज नॉट स्पेसिफाई द कंडीशन अंडर which conversion of heat into work is possible, ठीक है ना। तो हमें जनरली ये नहीं बताता है कि किस कन्वर्जन पे जो है हीट आपका वर्क में कन्वर्ट हो रहा है ना। इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बताता है। मीन्स हम ये बोल सकते हैं फिजिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस नॉट गिव्स। तो ये इसकी लिमिटेशंस है जनरली। तो सेकंड लॉ आपको क्या बताता है, इस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे।
जनरली सेकंड लॉ हमें ये बताता है कि जब हम हीट को वर्क में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो बाकी बची हुई जनरली दो रिजर्वायर होते हैं। एक होता है सोर्स जहां से आप हीट ले रहे हो, और एक होता है सिंक जिसे हम एटमॉस्फेयर जनरली बोलते हैं। तो जो रिमेनिंग हीट होती है, जनरली बची हुई जो हीट होती है, वो आपके एटमॉस्फेयर जो है उसमें रिलीज हो जाती है, उसमें हम ड्रॉप कर देते हैं जनरली। और कुछ एनर्जी जो है आपको, जो आप सिस्टम है, जो इंजन है, जनरली उसके पार्ट्स हैं या जो भी चीज़ें हैं, उसमें लॉसेस हो जाती है। तो 100% जो है एफिशिएंसी पॉसिबल नहीं है किसी भी सिस्टम के लिए, मतलब वर्क प्रोड्यूस करना जितना आप हीट दे रहे हो, ठीक है। तो ये जनरली सेकंड लॉ हमें बताता है। तो सेकंड लॉ मेनली फोकस करता है, सेकंड लॉ की अगर मैं बात करूं तो ये हमें बताता है कि जो हीट है आपका, हीट इज अ लो ग्रेड एनर्जी, लो ग्रेड एनर्जी, ठीक है। हीट को उसने लो ग्रेड एनर्जी में रखा हुआ है। हीट इज अ लो ग्रेड एनर्जी, और जो वर्क होगा आपका, वर्क इज अ हाई ग्रेड एनर्जी, ठीक है, हाई ग्रेड एनर्जी। जैसे कि हम देखते हैं कि जो हीट है वो आपके डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिसऑर्गेनाइज फॉर्म में होते हैं, लेकिन वर्क में जो है वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में मॉलिक्यूल हो जाते हैं। तो मे भी हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग ही जो है आपका वर्क जो है उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो आपकी हाई ग्रेड एनर्जी होगी, ड्यू टू जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एनर्जी है वो ऑर्गेनाइज मैनर में होता है, और ये डिसऑर्गेनाइज मैनर में होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हीट इज अ लो ग्रेड एनर्जी, वर्क इज अ हाई ग्रेड एनर्जी, एंड कंप्लीट, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि सेकंड लॉ बताता है, एंड कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ लो ग्रेड एनर्जी इनटू हाई ग्रेड एनर्जी, हाई ग्रेड एनर्जी, है ना, जिसे हम बोल रहे हैं वर्क इन अ साइकिल इज इम्पॉसिबल, ठीक है ना। मतलब सीधा सा ये कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि आपके पास जो हीट है उसको आप वर्क में कन्वर्ट कर रहे हो, है ना, तो 100% कंप्लीट कन्वर्जन जो है ये पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ जो है आपका जो एनर्जी होगी, जो हीट होगी आपका, कुछ ना कुछ जो है वो कहीं सिस्टम में बेस्ट जाएगी, लॉस होगी, या कहीं रिलीज हो जाएगी एटमॉस्फेयर में, कहीं ना कहीं लॉसेस तो होगा ही जनरली। तो आप जो 100% आपके पास, जैसे कि यहाँ पे एक सिंपल सी अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर मैंने जो है ये बर्नर है मेरे पास, ठीक है, और नीचे गैस है, ठीक है, गैस में यहाँ पे जला रहा हूँ, तो आप देख रहे होगे कुछ एनर्जी जो है एटमॉस्फेयर में बेस्ट हो रही है, ये लॉसेस हो रही है ना। तो ऐसा 100% जो है पॉसिबल नहीं है कि जितनी आपने हीट दी तो उतनी ही आप यूज कर पा रहे हो। देख रहे हो ना आप, घर में सिंपल सा एग्जांपल की हम बात करते हैं कि आपके घर में जैसे बर्तन होता है, गैस होती है, उसको आप रख के गर्म करते हो, जो भी चीज़ पकाते हो, तो जनरली जो गैस आप दे रहे हो तो उसमें क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर में भी तो साइड से जो है गैसेस बेस्ट हो रही है। तो वैसे ही जनरली ये बोलता है कि कुछ जो एनर्जी है वो कंप्लीट कन्वर्जन जो है पॉसिबल नहीं है हीट इनटू वर्क। और हीट को इसने लो ग्रेड एनर्जी माना, वर्क को इसने हाई ग्रेड माना। क्यों माना? क्योंकि ये जो है इसके मॉलिक्यूल्स जो है वो डिसऑर्गेनाइज मैनर में फ्लो होते हैं, और उनको ऑर्गेनाइज मैनर में जनरली हम यूज करके वर्क में कन्वर्ट करके उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। बेसिकली ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट लॉ आपको बताता है कि कुछ एनर्जी होती है और उसको आप वर्क में कन्वर्ट करते हो, सिंपल सा हमें ये बताता है ना। इन चीज़ों के बारे में हमें कॉन्सेप्ट नहीं देता है। साथ ही साथ सेकंड लॉ हमें ये भी बताता है कि जो आपका जैसे कि जो हायर टेम्परेचर जो है, कोई भी जो फ्लूइड है, कोई भी सब्सटेंस जो है, वो हमेशा जो है जो एनर्जी होती है आपकी, वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है। तो इसलिए हम इसे डायरेक्शनल लॉ बोलते हैं। मतलब हाई टेम्परेचर से एनर्जी जो होगी हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है। इस चीज को ध्यान रखना। मतलब अगर यहाँ पे 80 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे आपका 50 डिग्री सेल्सियस है, तो जो एनर्जी होगी वो इस टाइप से फ्लो होगी। ये डायरेक्शन हमें बताता है ना। डायरेक्शन देख रहे होगे आप कि हाई टू लो की तरफ। तो सिंपल सा एग्जांपल हम देखें, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, हम सभी चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है, मिल्क पीते हैं। जब आप दूध को गर्म करने के बाद इस मग में या कप में अगर आप डालते हो तो होगा क्या, कुछ टाइम बाद जो है ये ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है। तो जनरली इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, एटमॉस्फेयर जो टेम्परेचर है उससे ज़्यादा है ना। मतलब यहाँ पर इसका टेम्परेचर कितना होगा आपका, मैंने मान लिया 70 डिग्री है, 50 डिग्री है, क्योंकि इसमें आप अगर आपकी फिंगर डिप करोगे तो मे बी आप जो है इससे जल जाओगे, है ना। लेकिन आप एटमॉस्फेयर में जो है आप उसके अकॉर्डिंग जो आपकी बॉडी है उसको सूट कर लेती है।
बाहर का टेम्परेचर जैसे कि माना 30 डिग्री सेल्सियस, तो होगा क्या, ये इस टाइप से जो है आप देखते होगे, इस टाइप से हीट फ्लो होती है ना, तो ये डायरेक्शन बताती है हमें। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ, तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो जनरली सेकंड लॉ जो है वो बहुत सारी चीज़ों को फुलफिल करता है जो कि फर्स्ट लॉ के अंदर नहीं हो पाई थी, ठीक है। यही हमें बताता है कि दो तरीके के रिजर्वायर होते हैं जनरली। जो आपका सेकंड लॉ है वो हमें ये बताता है कि दो तरीके के कोई भी हम सिस्टम बना रहे हैं, कोई भी एनर्जी का हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो जनरली थर्मल रिजर्वायर जो होते हैं उनके बीच में पूरी ये सब चीज़ें होती हैं, प्रोसेस थर्मल रिजर्वायर है ना, या थर्मल एनर्जी रिजर्वायर होते हैं, ठीक है। जिसमें होता है एक तो सोर्सेस होता है, जैसे कि सोर्सेस की अगर मैं बात करूं तो बॉयलर, ठीक है, या फर्नेस देखते होगे आप, है ना, इंडस्ट्री में बॉयलर्स फर्नेस जो होंगे जहाँ पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे जो है आप जो भी फ्यूल कोल वगैरह जो है जो भी आप डालते हो, तो ये सोर्सेस है। और एक होता है सिंक, जिसे हम बोलते हैं जैसे कि एयर या रिवर जो है उसको भी हम एक तरीके से सिंक बोल सकते हैं। तो इसमें क्या है, एनर्जी का भंडार होता है। यहाँ पे जो है जनरली एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, ड्रॉप होती है, बाहर निकलती है जनरली, है ना। तो कोई भी जो सिस्टम है, जैसे कि ये सिस्टम बना रखा है, तो ये एनर्जी लेगा कहाँ से, सोर्स से, छोड़ेगा कहाँ पे, सिंक में, है ना। तो इस टाइप से जो जनरली ये आपका पूरा सिस्टम जो है वो वर्क करता है। तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब सेकंड लॉ की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जनरली दो तरीके के स्टेटमेंट जो है वो बहुत फेमस है। एक तो है आपका केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, इसके अकॉर्डिंग हम हीट इंजन को डिफाइन करते हैं, केल्विन प्लांक, और इसी के अंदर जो है हम PPM2 परपेचुअल मोशन मैकेनिज्म 2 को डिफाइन करते हैं। परपेचुअल मोशन मैकेनिज्म 1 को हम फर्स्ट लॉ के अंदर डिफाइन करते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, उनमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, तो प्लीज़ हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़िए, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, है ना, कुछ जो साइंटिस्ट हैं उनने कुछ स्टेटमेंट जो है दिए, और उसी के अकॉर्डिंग जो है सेकेंड लॉ जो है इसका डेवलपमेंट किया उन लोगों ने, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे केल्विन जी का, ठीक है, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, ठीक है, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल थिंग्स है, नथिंग इज डिफिकल्ट, है ना। तो इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप अ डिवाइस ऑपरेटिंग ऑन अ साइकिल which produce work continuously by exchanging heat with a single reservoir। मतलब सिंपल सी अगर मैं बात करूं कि ये आपके पास कोई एक सिस्टम है जो कि आपको वर्क जो है प्रोड्यूस करके देगा, और यहाँ से जो है आप वर्क प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम बनाना इम्पॉसिबल है जो कि आपको कंटिन्यूसली वर्क देता जाए और उसमें ना तो कोई सोर्सेस हो, इस टाइप का कोई भी सोर्सेस ना हो, है ना। सिंगल रिजर्वायर मतलब दोनों रिजर्वायर होंगे यहाँ पर, एक तो सोर्सेस होगा, एक तो आपका सिंक होगा। मतलब यहाँ पर जो है यहाँ से एनर्जी लेगा ये, और यहाँ पे एनर्जी ड्रॉप करेगा और आपको वर्क मिलता जाएगा। तो इन दोनों को अगर कोई भी एक सिंगल रिजर्वायर हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है जनरली। ये सेकंड लॉ ऑफ स्टेटमेंट बोलता है, जो कि आपका केल्विन प्लांक स्टेटमेंट है। तो इसको हम लिख लेते हैं, इट इज इम्पॉसिबल टू develop a device operating on a cycle। हम बार बार ये ऑन अ साइकिल की बात क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए प्रोसेस हमें कंटिन्यूसली चाहिए, है ना। मतलब हमें जो भी सिस्टम हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो कंटिन्यूसली वर्क दे, इसलिए हम यहाँ पर साइकिल की बात करते हैं। प्रोसेस में सिर्फ एक ही बार में होती है चीज़ें, सिर्फ आपने जैसे कि यहाँ से मैं किसी लोकेशन पे चला गया तो वो मेरी एक प्रोसेस हुई, लेकिन मैं बार बार उसी पे जा रहा हूँ आ रहा हूँ, तो वो एक पूरी साइकिल को कवर करता है। इसलिए हमें किसी भी सिस्टम को, इंजन को जनरली हम उसको साइक्लिक वे में डिफाइन करते हैं, है ना। और साइक्लिक वर्क जो है हमें कंटिन्यूसली वर्क प्रोड्यूस करके देता है। तो इसलिए थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं, विच प्रोड्यूस वर्क कंटिन्यूसली, which produce work continuously by exchanging heat with a single reservoir, ठीक है।
तो जनरली ये क्या बताता है आपको, केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट आपको ये बताता है, जैसे कि हमने सेकंड लॉ से देखा कि दो तरीके के रिजर्वायर होते हैं। एक तो होता है आपका सोर्स, जो कि मेन एनर्जी जहाँ से हमें मिलती है, एक होता है सिंक, जहाँ पे हम जो बची हुई एनर्जी उसको ड्रॉप करते हैं। तो किसी भी एक को अगर आप नेग्लेक्ट कर दो तो इस टाइप से अगर वो एनर्जी आपको प्रोड्यूस करता जाए, वर्क आपको देता जाए, ऐसा सिस्टम बनाना पॉसिबल नहीं है। अगर आपको जो है कंटिन्यूसली वर्क चाहिए तो डेफिनेटली जो है आप इन दोनों सिस्टम को जो है इसके अंदर अरेंज करना पड़ेगा, मतलब दोनों सिस्टम जो है इनकी रिक्वायरमेंट होगी, नहीं तो ऐसा सिस्टम जो है वो पॉसिबल नहीं है ना। या हम बोल सकते हैं 100% जो है आपका इफिशियंसी, 100% इफिशियंसी जो है PPM2 जो है इसके अकॉर्डिंग इम्पॉसिबल है किसी भी डिवाइस के लिए। ऐसा भी आप सिंपल सा बोल सकते हो, मे बी डिफरेंट थिंग से, है ना। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप अ डिवाइस ऑपरेटिंग ऑन अ साइकिल विच प्रोड्यूस वर्क कंटिन्यूसली बाय एक्सचेंजिंग हीट विद अ सिंगल रिजर्वायर। तो कैसे पॉसिबल होगा, आप खुद ही सोचिए, सिंगल रिजर्वायर से कैसे होगा। इसकी भी जरूरत पड़ेगी, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। ये जो है ये क्या है, अगर आप आउट नहीं करोगे, एनर्जी को आउट नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं जो है वो अंदर रहेगी, अंदर रह के जो क्या करेगी, वो सिस्टम को गर्म करेगी या जो भी चीज़ है वो इफेक्ट करेगी जनरली सिस्टम को पूरे को, ठीक है। और सोर्सेस जो है, सोर्सेस से एनर्जी हम ले ही रहे हैं। तो बेसिकली जनरली ये केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट आपको बताता है, और इसी के अकॉर्डिंग जो है इनने हीट इंजन जो है उसको डिफाइन किया। होप आपको समझ में आया होगा। हीट इंजन जो है क्या होता है, हीट इंजन, हीट इंजन को उनने डिफाइन किया, किसने, केल्विन ने। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्लॉसियस ने नहीं बताया। इसके अकॉर्डिंग हीट इंजन इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट पार्ट ऑफ हीट इनटू वर्क एंड रिजेक्ट हीट ड्रॉप टू द सिंक और सराउंडिंग्स। होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसने जो है बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया। हीट इंजन, इसने बोला हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस है, इज अ डिवाइस जो कि विच कन्वर्ट क्या करता है, विच कन्वर्ट पार्ट ऑफ हीट, पूरा नहीं करेगा, पूरी हीट को कन्वर्ट नहीं करेगा, पार्ट ऑफ हीट इनटू वर्क, एंड जो रिमेनिंग हीट होगी, है ना, उसको क्या करेगा, रिजेक्ट हीट या ड्रॉप टू द सिंक और सराउंडिंग, ठीक है। तो इसने सिंपल सा पूरा जो है कंक्लूजन बता दिया। इसने बताया है कि हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस है जो कि आपके पास अगर 100% हीट है तो उसमें से कुछ पार्ट ऑफ हीट का यूज करता है ना, वर्क प्रोड्यूस करने के लिए, और बाकी जो भी रिमेनिंग हीट होती है वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है, या फिर हम उसको यूज करके रिसाइकिल करके दोबारा जो है वहीं लेके आ जाते हैं। तो ऐसा जो है हम बहुत सारे सिस्टम भी हम बनाते हैं, डिजाइन करते हैं। तो ये जो काम है ये आपका हीट इंजन का काम होता है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैं डायग्राम की मदद से एक बार आपको करके बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए कैसे होगा। ये आपका हीट इंजन है, यहाँ पर ये आपका हीट इंजन है, ये आपका हो गया सोर्स, ठीक है। ये नीचे हो गया आपका सिंक, यहाँ पे आपको वर्क मिलेगा कंटिन्यूसली, ठीक है। तो यहाँ से ये Q1 एनर्जी, ये आपका यहाँ से Q2 जो कि निकलेगा, ठीक है। Q1 एनर्जी इसको दी, इसने कुछ अपना जो भी काम किया और वर्क प्रोड्यूस किया, और ये Q2 यहाँ पे आपका छूट गया, है ना। तो जनरली अगर यहाँ पे हम देखें तो जो आपको इफिशियंसी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इफिशियंसी क्या होगी, कुछ नहीं होती। इफिशियंसी होती है आपका आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट जो है आपका ये है और इनपुट ये है। तो आउटपुट क्या हो जाएगा, यहाँ पर आउटपुट की अगर हम बात करेंगे तो Q1 माइनस Q2, ठीक है ना, ये Q1 माइनस Q2, और इनपुट आपका ये है। तो जो इफिशियंसी होती है जनरली हीट इंजन की वो हम Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इस फॉर्मूले से डिफाइन करते हैं। Q क्या है, ये हीट है। होप आपको समझ में आ गया होगा। ये भी बहुत बार आता है, इसको भी आप अच्छे से लिख लीजिए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। और ये किसके लिए वैलिड है, जब हीट इंजन ऑपरेट ऑन अ साइकिल, कंटिन्यूसली जो है आपको वर्क प्रोड्यूस करके दे रहा है। और यहाँ पे अगर मैं इसको और अलग वे में लिखूं तो आप 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 भी करके लिख सकते हैं, और 1 माइनस QR, Q2 जो है, R जो है आपका ये क्या इकाई के लिए हो जाएगा, आपका पूरा जो है ये हो जाएगा आपके इसके लिए 2 के लिए, ठीक है ना, सिंक के लिए, और Q जो हो जाएगा ये आपका रिजर्वायर के लिए हो जाएगा 1 के लिए। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये जो आपके जितने भी
इफिशिएंसी हम निकालते हैं। हीट इंजन के लिए हम इफिशिएंसी को डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिसे हम बोलेंगे क्या, क्लॉसियस स्टेटमेंट। और क्लॉसियस स्टेटमेंट जो है इसके अंदर हम डिफाइन करते हैं रेफ्रिजरेटर और हीट पंप को, ठीक है। तो क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या होता है इसको और देख लीजिए। सेकंड जो है, सेकंड लॉ का ये लास्ट है ना, जिसे हम बोलेंगे क्लॉसियस। दो तरीके के स्टेटमेंट होते हैं, दोनों स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो कि हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए। क्लॉसियस ने कुछ नहीं बताया, उसने ये बोला इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप a device operating on a cycle which transfer heat from low temperature to high temperature, low temperature to high temperature without any external work, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप एक इस टाइप का सिस्टम बनाओ जो कि लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफॉर्मेशन करे, है ना। ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैंने क्यों बताया, जैसे कि आपको बताया था अभी मैंने, जो हीट है हमेशा हायर टेम्परेचर से हमेशा लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है, लोअर टेम्परेचर, है ना, ठीक है ना। और ये नेचुरल प्रोसेस है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ प्रोसेस होगी। अगर आपको उल्टा करना है, वही चीज़ ये बोल रहा है, अगर आपको उल्टा करना है तो इसके ऊपर आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, है ना। इसके ऊपर आपको समथिंग कुछ वर्क करना पड़ेगा, तभी जो है ये उल्टा काम करेगा, नेचुरली नहीं दे पाएगा। तो वही बोल रहा है कि जब तक आप उस पर एक्सटर्नल वर्क नहीं करोगे और लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफॉर्मेशन करना चाह रहे हो तो इस टाइप का सिस्टम बनाना इम्पॉसिबल है ना। तो इसकी रिक्वायरमेंट जरूर होगी, आपको एक्सटर्नल वर्क जरूर करना पड़ेगा। तो इसे हम बोलते हैं क्लॉसियस स्टेटमेंट। होप आपको समझ में आ गया होगा कि इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप अ डिवाइस ऑपरेटिंग ऑन अ साइकिल विच प्रोड्यूस हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क। ओके ना, समझ में आ गया होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है इनने रेफ्रिजरेटर जो है, हमारे घरों में जो रेफ्रिजरेटर लगा होता है, ठीक है, उसके फंक्शन, उसके बारे में इन्होंने बताया। तो क्या होता है रेफ्रिजरेटर? अ रेफ्रिजरेटर is a device which maintain, क्या मेंटेन करके रखता है बताइए? नथिंग, लोअर टेम्परेचर, ठीक है ना, लोअर टेम्परेचर। तो जनरली जो आपके पास जो रेफ्रिजरेटर होता है घरों में, वो लोअर टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। टेम्परेचर कम करेगा तभी तो अंदर आइस जो है जमेगी, कूलिंग होगी, है ना। तो रेफ्रिजरेटर ऐसा ही डिवाइस है और उसके ऊपर जो है हम कुछ वर्क करते हैं। आपने देखा होगा, उसको आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो, उसमें कुछ गैसेस होती हैं और उसी के कारण जो है वो मेंटेन करके करता है, लोअर टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। और इसके अंदर जनरली हम जो भी रेफ्रिजरेटर होता है इसके अंदर हम COP को डिफाइन करते हैं, है ना, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। ये क्या होता है जनरली? COP इज नथिंग, डिजायर्ड इफेक्ट upon work input, desired effect upon work input, COP, coefficient of performance। ये हमेशा जो है हम हीट पंप और रेफ्रिजरेटर के केस में निकालेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, हीट इंजन की, तो वहां पे आपको जो है इफिशिएंसी जो है उसको आप डिफाइन करते हो। और COP क्या होता है? डिजायर इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। क्यों? क्योंकि ये ऐसे डिवाइस हैं जो इसमें आप उल्टा अपोजिट जो है वो कर रहे हो, है ना। ये तो नेचुरली आपको हो रहा है, लेकिन इस पे आपको कुछ वर्क करके जो है आप क्या कर रहे हो, एक्सटर्नल वर्क देके इस प्रोसेस को रिवर्स कर रहे हो, है ना। तो इसको हम बोलेंगे क्लॉसियस स्टेटमेंट। और होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आप डायग्राम बनाएंगे पूरा और अच्छे से इसको समझेंगे तो इसमें इसकी जो COP निकालते हैं वो अपोजिट होता है, Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, ठीक है ना। तो जनरली आप बोल सकते हो ये अपोजिट होता है किसके? इसके, इफिशिएंसी के।
ठीक है ना। एफिशिएंसी में हमने कैसे लिखा था, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q2। तो यहाँ पर जो है ये आपका डिजायर इफेक्ट होता है, ये आपका वर्क इनपुट होता है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, जिससे कि हम लोअर टेम्परेचर को मेंटेन करके रख पाते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा। सिमिलर टू जो है हीट इंजन, हीट इंजन क्या होता है जनरली, हीट पंप, सॉरी हीट इंजन और हीट पंप में आप कंफ्यूज नहीं होना, है ना। देखिए मैं भी कंफ्यूज हो गया। हीट पंप जो है ये अलग चीज होगी। हीट पंप इज अ डिवाइस विच मेंटेन हायर टेम्परेचर। जनरली ये क्या करता है, हायर टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। हीट पंप इज अ डिवाइस which maintain higher temperature, ठीक है ना। इसमें भी हम COP हीट पंप निकालेंगे तो वही होगा आपका यहाँ पे Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जनरली Q क्या है, हीट है, जनरली हीट इन हीट आउट, ठीक है ना। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो क्लॉसियस है वो हमें बताता है किसके बारे में, वो बोलता है हमें लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ अगर आपको हीट ट्रांसफॉर्मेशन करना है या हीट ट्रांसफर करना है तो एक्सटर्नल वर्क करना ही पड़ेगा आपको, है ना। हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ ये तो नेचुरल पॉसिबल है, ठीक है ना। इस पर आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए आपको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। और इसी के अकॉर्डिंग रेफ्रिजरेटर के बारे में बताया कि ऐसा डिवाइस है जो कि लोअर टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर हमने जो है लोअर टेम्परेचर के बारे में बात की। ये Q2 जो है आपका श्रिंक वाला जो है टेम्परेचर है, जो कि लोअर टेम्परेचर है, इसलिए हमने यहाँ पे ये रखा। और ये जो है हीट पंप, ये आपका हायर टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, इसलिए हमने यहाँ पर Q1 लिया। यही डिजायर्ड इफेक्ट होता है जो आपको चाहिए, है ना। बेसिकली डिजायर्ड इफेक्ट वही होगा आपका जिस चीज को आपको मेंटेन करके रखना है, या तो हायर या तो लोअर। और हीट पंप अलग है ना, और हीट इंजन अलग है, ठीक है ना। होप आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर हम एक जनरली एक निष्कर्ष निकालते हैं, COP ऑफ हीट पंप माइनस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल टू 1 होता है। ये बहुत बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मे भी शायद किसी एग्जाम में आपको ये मिल जाए, या आपको इस टाइप से भी मिलेगा, COP ऑफ हीट पंप इक्वल टू 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। इसको हम इधर लेके आ गए, नथिंग। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं आपको एंट्रोपी के बारे में बताऊंगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें उसके अंदर मैं बताने वाला हूं आपको, है ना। तो एंट्रोपी के अंदर भी मैं आपको अलग से वीडियो लेक्चर दूंगा। तो होप आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी कि जो आपका सेकंड लॉ है वो जनरली डायरेक्शनल लॉ है। वो आपको बताता है कि हीट लोअर टेम्परेचर या हायर टेम्परेचर किस टाइप से जो है फ्लो होती है। उसके बाद इसमें आपको 2 स्टेटमेंट मिलते हैं, एक आपका केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट जो कि आपका हीट इंजन के लिए, दूसरा क्लॉसियस स्टेटमेंट है जो कि रेफ्रिजरेटर और हीट पंप को फोकस करता है। मतलब हायर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है तो उसके अकॉर्डिंग। और यही चीजें हमें बताता है क्या, डिजायर इफेक्ट जो हम बात करते हैं, जो कि COP के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफाइन करते हैं। तो इन सब चीज़ों के कॉन्सेप्ट को जरूर आप ध्यान रखिए। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप एंड तक वीडियो देख रहे हैं तो मे भी जो है इस यूट्यूब चैनल को आप सबसे शेयर कीजिए। और मैंने कोशिश किया है कि आपको कुछ अच्छी चीज़ें दे सकूं। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए। और गलती मुझसे होती है, सबसे गलती होती है, मे भी शायद मैं कुछ मिस्टेक किया हूँ तो उसके लिए सॉरी। और आप करेक्ट करके उसको आगे बढ़िए डेफिनेटली। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंट्रोपी के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, क्या होता है एंट्रोपी, क्लॉसियस इनइक्वलिटी क्या होता है ना। ये इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो होप सेकंड लॉ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, जो कि मैंने आपको डिटेल में बताया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। इसको भी आप नोट कर लीजिए अगर आप नोट नहीं कर पाए हैं तो, ठीक है ना। तो मिलते हैं।